नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में आज हम सियासत में सांप की बात कर रहे हैं। सियासत में सांप की बात इसलिए कि विपक्ष अपनी बात रखने के लिए विधानसभा में डिस्कशन करने के लिए बाहर अगर प्रदर्शन करता है तो सदन के अंदर सांप की प्रतिमूर्ति लेके जाई जाती है डलिया में। और इससे क्या बताना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, क्या सदन में अगर उनके मुद्दे हैं और उस पर वो चर्चा करेंगे, जाके बात करेंगे, या सांप ले जाकर सिर्फ मीडिया में इसको दिखाने के लिए इससे क्या बेरोजगारी दूर हो पाएगी? क्या इससे जनता की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? जनता की समस्याओं का समाधान तो तब हो सकता है जब आप बैठकर सदन में चर्चा करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप जारी हैं। सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायक बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सांप की टोकरियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। विधानसभा परिसर में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों के हाथ में टोकरियां थीं जिसमें सांप थे। हालांकि मान्यों ने प्लास्टिक के सांप के साथ प्रदर्शन कर यह अपना पक्ष रखने की कोशिश की है, अन्यथा वहां अफरा तफरी भी मच सकती थी। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार युवाओं को रोजगार के नाम पर डस रही है। प्रदेश की सियासत में पहली बार सांप की एंट्री हुई है। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक नकाब पहनकर विधानसभा पहुंचे थे। सदन में बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई ने धान खरीदी में घोटाले का मुद्दा उठाकर अपनी ही सरकार को कटघरे में लाने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धान खरीदी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं। धान उठाने की पर्ची कटती है और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी दिया जाता है, लेकिन धान नहीं उठाया जाता। दोषी कर्मचारियों को दूसरी खरीदी में फिर लगा दिया जाता है। कांग्रेस विधायक रजनीश सिंह ने भी भीमगढ़ जलाशय का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि पानी होते हुए भी सिंचाई के लिए नहर से पानी नहीं छोड़ा गया, इससे गेहूं की फसलें बर्बाद हो रही हैं। आइए सुनते हैं कि चर्चा में हमारे माननीयों ने क्या कहा है। ये भाजपा रूपी सांप है जो हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को डस रहा है। आज लाखों ही पद शासकीय भर्ती में रिक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 महीने की सरकार अभी तक इन पदों को भर नहीं पा रही है। और बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, और ये भाजपा रूपी सांप इन सबको डस रहा है। ये प्रतीकात्मक रूप में है। हमने सरकार की मानी या नहीं मानी, ये तो ध्यानाकर्षण के बाद आपको पता लगेगा। अभी से आप कैसे शर्त कर रही हैं? आने दीजिए, सवाल क्या पूछते हैं उसे आप देखिएगा ना। लेकिन सवाल घोटाले का आरोप लगा रही है। देखिए, मेरा फिर कहना है कि आप थोड़ा जल्दीबाजी में फैसले पे आ रहे हैं। 1-2 घंटे के अंदर आ जाएगा ध्यानाकर्षण, उसके बाद मैं भी रहूंगा, आप भी रहेंगे, आप फिर उस समय चर्चा करेंगे, मैं आपको सही जवाब दे दूंगा। आप अंदर की बात भी सुन लीजिएगा। कांग्रेस के विधायक जहां बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पूर्व मंत्री बिश्नोई जी ने सदन में ही एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। सरकार कैसे उसका जवाब देती है यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, परंतु अभी डॉक्टर मोहन यादव सरकार के सामने इस बात की सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है कि विधानसभा समय पर चले। विधानसभा अध्यक्ष की कोशिश है कि विधानसभा में विपक्ष बैठकर सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करे। आइए इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, प्रवक्ता के रूप में वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वंदना जी। इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में सीतासरन सूर्यवंशी जी जुड़े हैं। सूर्यवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम सूर्यवंशी जी आपके पास आना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि सत्ता रूपी सांप को बताना कि ये सत्ता जनता ने सौंपी है, क्या जनता ने सांप को सियासत सौंप दी या सत्ता सौंप दी है? ये सकारात्मक मुद्दों पर सदन में चर्चा की जा सकती है, लेकिन अगर टोकरियों में सांप रख के ले जाने से क्या रोजगार मिल जाएगा या जनता की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? आदरणीय, ये बिल्कुल सच है। और सांप रूपी जो बीजेपी है, मैं आपको बता दूं कि आज 11 मार्च है, कल बजट पेश होने जा रहा है और पूर्व 2022 और 23 का जो बजट है, इन्होंने 61 पॉइंट कुछ खर्च किया है, 39 पॉइंट कुछ खर्च अभी नहीं किया है जी। इनसे ये बताइए कि 38,000 करोड़ केंद्र से आता है, जो 19,000 करोड़ आया है, और अभी 11 मार्च से 31 मार्च तक
जी ये 31 मार्च तक 1.5 लाख करोड़ जो अभी बच रहा है 39%, जी। क्या ये 19 दिन में खर्च कर देंगे? जी इसीलिए ये सांप रूपी जो बीजेपी है, बेकार, बेरोजगार, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा की कटौती करके अभी ये सब पैसा जो 1.5 लाख करोड़ है ये लैप्स होकर के क्या ये 19 दिन में खर्च कर देंगे? जी। और आदरणीय वंदना जी से आप पूछ लीजिए, ये सरकार जो सांप रूपी जो बीजेपी और उस जनता को जो डस रही है, ये एकदम सच है और ये पटल पर है और ये सामने है। ये बजट का जो आंकड़ा है, ये कैग की रिपोर्ट है मेरे सामने, और ये आदरणीय सरकार के मैडम वंदना जी से आप पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, मैं सूर्यवंशी जी आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी हैं। रमेश जी, जिस तरीके से हो रहा है, कांग्रेस तो प्रदर्शन कर रही है, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस विपक्ष में है और विरोधी दल की जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपना प्रदर्शन करे, लेकिन भाजपा के विधायक ही सत्ता को घेरें और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है? देखिए, मोटे तौर पर अगर विपक्ष सड़क पर होगा और हाउस में, विधानसभा में सरकार के मुद्दे और जनहित के नहीं उठाएगा, तो स्वाभाविक रूप से वो भाजपा के ही विधायक उठाएंगे। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि पक्ष की और विपक्ष की दोनों भूमिकाएं सदन में भाजपा वाले उठा रहे हैं। और ये अजय बिश्नोई जी ने जो मुद्दा उठाया, ये पहला नहीं है, ये हर सरकार में सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने भी उठाया है। सेठी जी की जब मुख्यमंत्री थे तब कांग्रेस के सदस्यों ने भी उठाया है, और पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी भाजपा के सदस्यों ने उठाया है। तो मोटे तौर पर जनप्रतिनिधि का ये दायित्व है कि उसको कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से उठ करके जो सच्चाई हो उसके साथ आना चाहिए और जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ अजय बिश्नोई जी ने ठीक किया है। अब दूसरा जो जहां तक आता है विपक्ष का, मीडिया में स्थान बनाना एक अलग बात है और जनता के हृदय में स्थान बनाना बिल्कुल अलग बात है। सांप लेकर के आना, या एक बार 1977-78 में हाथी लेकर के आ गए थे विधानसभा में, तो हाथी लेकर आ जाना, बैलगाड़ी लेकर आ जाना, सांप लेकर के आ जाना, इससे मीडिया में तो स्थान बनेगा, जनता के हृदय में स्थान तब बनेगा जब जनहित का कोई मुद्दा आप सदन में उठाएंगे। सदन में उठाने के तरीके दो हैं। ये जरूरी नहीं है कि जब हम कहें तभी आप उठाएं। जैसे अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें भी हर व्यक्ति अपनी पारी का इंतजार करता है, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या पत्रकार हो। ठीक उसी प्रकार अगर उनको लगता है कि इस मुद्दे को आप 2 दिन बाद उठाइए, तो वो कह देगा हो भैया 2 दिन बाद उठा लेंगे। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये जो सकारात्मक चीजें होती हैं, मैंने पटवा जी को विधानसभा में देखा, उन्होंने कहा कि इसको 3 दिन बाद उठाएंगे, तो उनका बिल्कुल 3 दिन बाद रख दीजिए। तो कहीं ना कहीं जब अगर हमको उठाना है मुद्दा, तो हमको नियम के अनुसार तो चलना पड़ेगा। नियम अगर नहीं चलेगा तो प्रकृति नहीं चल सकती। सूरज नियम से चलता है, चंद्रमा नियम से चलता है, धरती नियम से घूम रही है, समय नियम से चल रहा है, तो आप विधानसभा नियम के बाहर कैसे चलाएंगे? अगर नियम है और वो कह रहे हैं तो उठाना चाहिए। विपक्ष को जरूर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, लेकिन ये दबाव सड़क पर ना हो, ये दबाव सदन के भीतर दबाव हो। ऐसे उदाहरण इसी विधानसभा में है। विपक्ष ने अगर प्रमाण सहित मुद्दा उठाया तो सस्पेंड हुए हैं, कलेक्टरों तक के ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन अगर अब सड़क पर ये सब करते रहेंगे तो फिर कैसे सरकार पर दबाव बनेगा? सड़क पर प्रदर्शन से सरकार पर दबाव नहीं बनता, सदन में प्रदर्शन पर बनता है, मुद्दे के आधार पर। जी चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जिस तरीके से सियासत में सांप आया है, या जिस तरीके से नकाब पहन के सदन में आते हैं, क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, या वास्तविक रूप से विपक्ष चिंतित है जनता की समस्याओं को लेकर? पैनल को नमस्कार। रमेश शर्मा जी, देखिए, सबसे पहले तो इस प्रकार की घटना कल कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में घटी है, जिस प्रकार से इनका मंच कोलैप्स कर गया, जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ता हताहत हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ये बात समझना चाहिए कि जिस प्रकार से इन्होंने चीजों का मजाक बना रखा है, 150 की कैपेसिटी वाले मंच पर 300 लोगों को चढ़ा लिया, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कल नकाब पहनकर पहुंच गए थे, आज जिस प्रकार से सांप लेकर पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में अपना विश्वास खोती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये जिस प्रकार की बचकानी हरकतें कर रही है और जिस प्रकार की हास्यास्पद हरकतें कर रही है, इससे कांग्रेस पार्टी अपनी सीरियसनेस को जनता के बीच में खोती जा रही है। एक गंभीर पार्टी के रूप में, गंभीर विपक्ष के रूप में
बात को सुनने के लिए, लेकिन जिस प्रकार का तमाशा ये लोग करते हैं, आज ये लोग टोकरियां लेकर आ गए, उसमें प्लास्टिक के सांप रखकर आ गए, ये दर्शाना क्या चाहते हैं? जिस प्रकार से रामेश्वर शर्मा जी ने कहा अपनी बाइट में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में स्वयं इतने सांप है, पहले उनको ढूंढ लें, उसके बाद तो देखिए जब आप इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें करेंगे तो जवाब इसी प्रकार का आपको मिलेगा। आप लोग ये प्लास्टिक के खिलौने वाले सांप लेकर टोकरियों में रखकर दिखाना क्या चाहते हैं? जनता को आपने मजाक समझकर रखा हुआ है, आपने सदन को मजाक समझकर रखा हुआ है। आप लोग हर बार विधानसभा का सत्र खराब करने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने एप्रन पहनकर हाय हाय मचाई थी। आखिर आप लोगों के पास तथ्य, आप लोगों के पास प्रमाण, आप लोगों के पास मुद्दे क्यों नहीं होते हैं किसी भी बात को प्रेजेंट करने के लिए? इस प्रकार से आप लोग क्यों चीजों को प्रेजेंट करते हैं कि आप खुद हंसी का पात्र बने और जनता आपकी हंसी उड़ाए, जनता आपको सीरियसली लेना छोड़ दे। जिस प्रकार की हरकतें कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उन्हें शोभा देती है। बिल्कुल। मैं सीतासरण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सूर्यवंशी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सूर्यवंशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैसा वंदना जी ने कहा और अभी रमेश जी ने भी कहा, और मैं भी उस पर बात को आगे बढ़ाते हुए, अजय बिश्नोई अकेले नहीं है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी पूर्व मंत्री ने सरकार के कुछ मुद्दों को लेकर सदन में सवाल किया था। जब विपक्ष नहीं आरोप लगा पाता, विपक्ष नहीं कह पाता, जनहित के मुद्दों में से सदन से ज्यादातर विपक्ष गायब रहता है, तो पब्लिक के मुद्दे कौन उठाएगा? अगर आपको लगता है कि जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए तो वो तो सदन में आके करना चाहिए आपको। सूर्यवंशी जी। जी जी, तो अगर रमेश जी, शायद सूर्यवंशी जी सुन नहीं पा रहे हैं मुझे, वो अपना सुधार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है ये बिल्कुल सही है कि जब विपक्ष सदन में नहीं होगा, उन्होंने एक बात कही कि इतने करोड़ रुपए, 1.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने नहीं दिया है, और शायद ये उनको पता है, लेकिन तथा वास्तविक स्थिति तो सरकार को जानकारी होगी, क्योंकि सरकार योजनाएं लागू करती है, सरकार काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि इन हालातों में विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति को दर्ज ना कराकर सिर्फ चैनलों में, अखबारों में आने वाली इस तरीके के मूवमेंट पर ध्यान दे रहा है? ये बात बिल्कुल ठीक है। इस मुद्दे पर हमने कई बार चर्चा भी की है। जी। इस समय विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दों की एक तो स्टडी नहीं करता है, और जनहित के मुद्दों की स्टडी तो छोड़ दीजिए, आप लाइब्रेरी का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए विधानसभा का, उसमें कितने विधायक जाते हैं लाइब्रेरी में विपक्ष के, ताकि मुद्दों को देखें, परंपराओं को देखें? कोई नहीं जाता। मैंने एक सत्र में आंकड़े निकलाए थे, पूरे बजट सत्र में 2 विधायक गए थे, तो कुल मिलाकर के विधायकों ने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया है, जनहित के अध्ययन बंद कर दिए हैं, केवल मीडिया ओरिएंटेड और सोशल मीडिया ओरिएंटेड पर रहते हैं। ये बात कहीं ना कहीं विपक्ष को अपनी रणनीति पर विचार करना ही चाहिए। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा शिशिर जी, एक हमारे यहाँ प्रचलन बहुत हो गया कि जैसे एक कहावत जैसी हो गई कि सांप जो है वो कुंडली मार के बैठ गया, ये लगभग इसी तरीके से कही है। अब चूंकि सल्तनत काल भी नहीं है और अंग्रेजी काल भी नहीं है, तो हमारी परंपराओं को कहीं ना कहीं सम्मान पूर्वक, जहां नागदेव बैठते हैं कुंडली मान करके, तो उनके ऊपर धरती को धारण करके बैठते हैं। अगर वो इस तरीके से उनके विराजने में स्थायित्व ना हो तो धरती डोल जाएगी, तूफान हो जाएगा, हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो उनका जो विराजमान होते हैं, वो स्थायित्व विराजमान, वो धरती के संचालन के लिए होते हैं। और हमारे यहाँ नागदेव कहा गया है, तो नागदेव नारायण के आसन भी है और शिव जी के श्रृंगार भी हैं, और उन्हीं पर धरती टिकी हुई है। तो मोटे तौर पर नाम भी अगर लें तो कहीं ना कहीं सम्मान के साथ लें। नाग हमारे यहाँ देवता माने जाते हैं और उनकी स्थिरता से धरती टिकी हुई है। तो इस तरीके से राजनीति में ये जो कई बार जो मुहावरे को, तो वो जो है, अब हम 77 साल बीत गए हैं, तो अब हम निकल आए हैं। सत्य का कहीं ना कहीं हमको ज्ञान होना चाहिए, उस यथार्थ की बात हमको करनी चाहिए। विपक्ष को बजाय सड़क पर आने के मुद्दों पर आना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वंदना जी, चूंकि सूर्यवंशी जी का संपर्क नहीं हो पा रहा है, सूर्यवंशी जी अभी फिर से जुड़ेंगे हमसे। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो खुद के कुछ विधायक हैं, जैसे अजय बिश्नोई जी ने एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, अभी पिछले सत्र में भी एक विधायक ने मुद्दा उठाया था,
और ये था कि अब विपक्ष चूंकि नगण्य है इसलिए अपने ही घेर रहे हैं अपनी सरकार को। क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से माननीय रमेश जी ने कहा, बिल्कुल मैं भी उस बात को कहना चाह रही थी पहले राउंड में कि देखिए, हमारे यहाँ नाग देवता को देवता का स्वरूप माना गया है। जिस प्रकार से ये लोग मजाक बना रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं फिर से इन्होंने सनातन परंपरा का मजाक बनाया है और जनता के इमोशंस को, जिस जनता की भावनाओं को जिस प्रकार से ये लोग बार बार आघात करते हैं। देखिए, जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग वो नाग देवता को देवता के रूप में पूजते हैं, महादेव का श्रृंगार माने जाते हैं और जिस प्रकार से ये लोग आज मजाक बना रहे हैं तो ये देखने में और सुनने में शोभा नहीं देता। दूसरी चीज ये कि विपक्ष का काम होता है सदन में मुद्दों को उठाना। इस प्रकार से बार बार मीडिया की सुरक्षा करने के लिए ट्विटर पर ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप देखिए, इनके बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे, लेकिन जब सदन की बात आती है तो ये लोग सदन की कार्यवाही को हमेशा डिस्टर्ब करने का एक कार्य इन लोगों ने किया है। कभी भी इन्होंने एक अच्छी चर्चा में पार्टिसिपेट करने का या एक अच्छी चर्चा में हिस्सा बनने की कभी कोशिश नहीं की। तो कहीं ना कहीं ये भी जनता में एक मैसेज देता है कि विपक्ष जनता के हितों को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। विपक्ष तो सिर्फ मीडिया में बने रह रहे हैं, सुर्खियों में बना रहे हैं, चाहे वो जीतू पटवारी भी हो, चाहे वो श्रृंगार भी हो, जिस प्रकार के बड़े बयान देते हैं उस प्रकार की दाखिल पर करते हुए नजर नहीं आते। उसके अलावा जब हम बात करें जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ तमाशा नहीं कर रहे हैं, रोड में जाकर तमाशा करने के हमारे नेता अगर हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि कहीं पर कोई चीज गलत हो रही है और अगर ये चीज समझ में आती है और सदन बताते हैं तो ये तो बहुत प्रशंसनीय है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार प्रदेश में किसी भी रूप में हो रहा है और इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते आए हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं सकेगा, कोई भी दुराचारी नहीं सकेगा, उसी चीज को लेकर हमारे जनप्रतिनिधि आगे बढ़ रहे हैं, उसी चीज को सदन में उठा रहे हैं। और अगर वो ये सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कार्य कुशलता के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वंदना जी, क्या ये जिस तरीके से पिछले सत्र में भूपेंद्र सिंह ने, जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया था, अब अजय बिश्नोई जी ने सवाल उठाया है और इसके पहले एक और विधायक थे जो बुंदेलखंड से आते थे, उन्होंने सवाल उठाया था, तो क्या आपको लगता है कि चूंकि जिन मुद्दों पर कार्रवाई होना चाहिए अभी भी जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का जो प्रयास है कि 100% लाभ आम जनता को मिले, उसमें कुछ ना कुछ कमी है, तभी ये विधायक लोग इस तरह के सदन में मुद्दे उठाते हैं? जी, विधायकगण अगर इस प्रकार के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे अजय बिश्नोई जी की बात करें या फिर भूपेंद्र सिंह जी की बात करें, ये सब हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता गण हैं और अगर ये कोई बिंदु उठा रहे हैं तो जनता के हित में ही उठाते हैं और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव संज्ञान लेते आए हैं, सदैव कार्य करते आए हैं। पिछले 1 साल में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निरंतर त्वरित निर्णय लिए हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य किया है, अगर कोई भी बिंदु हमारे विधायकों द्वारा उठाया जाएगा, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर, उस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, उस पर कार्य भी होता है, कार्यवाही भी होती है। और मुख्यमंत्री जी ने ये बात बार बार साबित की है कि जहाँ भी कुछ भी गलत होता है उस पर रोक लगाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीरो टॉलरेंस की जो मोदी जी की नीति है उसके साथ किया है। मैं शर्मा जी के पास आना चाहता हूँ। रमेश जी, अभी आपने वंदना जी की बात सुनी, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और वहाँ पर कोई ना कोई इस तरीके से, चूंकि लाखों की कर्मचारियों की संख्या है, लाखों कर्मचारी हैं और सब पर एक साथ किसी तरीके का कोई ऐसा कहीं ना कहीं छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो क्या स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को ताकीद करना चाहिए कि आप निगाह रखें कि जनहित के मुद्दों पर, जैसे उन्होंने धान खरीदी का मुद्दा उठाया या बीच में भूपेंद्र सिंह जी ने कुछ मुद्दे उठाए थे, वो भी खाद्य विभाग से जुड़े हुए थे, या अभी सड़कों का एक मामला आया था, तो इस पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? नहीं, निश्चित रूप से शिशिर जी, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। राजनीति अलग है और जनहित बिल्कुल अलग है।
जनहित के मामले में जनप्रतिनिधियों को राजनीति से अलग हटकर देखना चाहिए। सिस्टम जो है ये सारा का सारा सिस्टम अंग्रेजों का बनाया हुआ है। ऊपर मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्रिमंडल के रूप में कांग्रेस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, वो 30, 35, 40 ही बदलते हैं। बाकी पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक अलग तरीके से काम करता है। तो मोटे तौर पर उस सिस्टम में कई प्रकार की खामियां होती हैं और ये विसंगतियां होती हैं। जी ये विसंगतियां 15 अगस्त 1947 से निरंतर चल रही हैं। जी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए जिनकी सदन में इस तरह की विसंगति की बात ना उठी हो। ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं हुए जिनके ऐसी विसंगति की बात ना उठी हो। मैं समझता हूं जनप्रतिनिधियों को निचले स्तर पर जाकर के झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हम सकारात्मक तरीके से भी जाकर कह सकते हैं, भैया क्यों नहीं हो रही है धान खरीदी, इसको आप उठाओ, क्यों नहीं हो रही गेहूं खरीदी, इसके भुगतान में लेट क्यों हो रहे हैं। कई बार मंडियों में, चूंकि आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मंडियों में वो तुलाटी जो है वो 2-2 किलो ज्यादा लेता है। तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को, जो पंच हो, सरपंच हो, पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, उनको ऐसे मौके पर रहना चाहिए। वहां पर कोई पार्टी का उसमें काम नहीं करता, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक, भैया ये कर क्या रहे हो। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से जब जनप्रतिनिधि अपना दायित्व समझेंगे, जनसेवा का दायित्व समझेंगे, तब मैं समझता हूँ इन समस्याओं का समाधान होगा। और तंत्र में बैठे हुए लोगों को भी ये समझना है, क्योंकि वो जो तंत्र अंग्रेजों ने बनाया था या सल्तनत काल में जो तंत्र बना था वो जनहित के लिए नहीं बना था, वो वसूलियों के लिए बना हुआ था। गांव से वसूली हो, नगरों से वसूली हो, व्यापारियों से वसूली हो, उसके लिए बना हुआ था। तो उनको अभी समझाया जाए कि भैया सल्तनत काल भी चला गया, अंग्रेजी काल भी चला गया, ये तुम्हारी अपनी सत्ता है, ये तुम्हारे अपने भाई हैं। ऐसी शिकायतें आती हैं शिशिर जी, प्रसंग से हटके बता रहा हूँ। सरकारी कर्मचारी अगर जीपीएफ निकालने जाएगा तो कुछ ना कुछ चर्चाओं में आता है कि वो बिना पैसे, उसमें से कुछ लोग पैसे मांग लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इस सामाजिक वातावरण को, प्रशासनिक वातावरण को बदलने की आवश्यकता है। और जनप्रतिनिधियों को मीडिया में स्थान बनाने के बजाय जनता के दिलों में स्थान बनाने का काम करना चाहिए। ये तभी होगा जब वो सड़क पर होंगे, बाजार में होंगे, दुकान पर होंगे, खेत पर होंगे, तब जन समस्याओं का समाधान हो पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वंदना जी के पास आना चाहता हूं। वंदना जी, आपने रमेश जी की बात सुनी, आपको लगता है कि इसमें माननीयों को फील्ड में, क्योंकि हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं हो सकती है, माननीयों को भी फील्ड में एक्टिव होना चाहिए, और खासकर जो इस तरीके की, जो चाहे धान खरीदी हो, चाहे ये आपका खाद्य विभाग का आवंटन हो, उसका वितरण हो, जो भी जनहित के ऐसे मामले हैं उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधियों को जरूर आगे रहना चाहिए ताकि उस पर पारदर्शिता हो सके। देखिए, जिस प्रकार से माननीय रमेश शर्मा जी कह रहे हैं, बार बार उनकी बात का मैं समर्थन करती हूँ। जब जनता के विकास की बात आती है तब राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जनता ही है जो किसी भी पार्टी के जनप्रतिनिधि को चुनकर लाती है। जनता बड़े विश्वास के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसी व्यक्ति विशेष को चुनती है, किसी दल विशेष को नहीं चुनती। और अगर वो किसी व्यक्ति विशेष को चुनकर लाती है तो वो उनसे उम्मीद लगाती है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनके साथ कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान उनका जनप्रतिनिधि करेगा। और यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेतागण करते रहे हैं। और अगर इस प्रकार की समस्याओं को हमारे नेतागण उठाते हैं और हमारी सरकार के सामने उठाते हैं तो मुझे लगता है कि इससे जनता के मन में विश्वास जागता है। जनता को ये विश्वास होता है कि उन्होंने जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके जिस व्यक्ति को चुना है वो उनके लिए कार्य कर रहा है। राजनीति अवश्य राजनेता का कार्य है, लेकिन प्रथम जो उसका धर्म है वो है जनता के लिए। जनप्रतिनिधि अगर जनता के लिए कार्य नहीं करते तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक बार के बाद जनता दोबारा उन्हें चुनकर लाएगी। और अगर जनता उन्हें चुनकर बार बार लाती है, कोई व्यक्ति बार बार अगर किसी क्षेत्र से विधायक बनता है तो मुझे लगता है उसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो जनता के बीच में बहुत पॉपुलर होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मीडिया में सुर्खियां बनने से, फोटोज में आने से, ट्विटर और एक्स पे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बड़ी बड़ी बातें करने से कोई नेता नहीं बनता। जनता के बीच में जाकर जब जो कार्य करता है वही चुनाव जैसी प्रक्रिया होती है उससे गुजरता है तो जीत कर आता है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता सोशल मीडिया और मीडिया में सुर्खी बटोर रहे हैं, वो ये बात भूल चुके हैं कि जनता के बीच में जब वो जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे।
अगली बार जब चुनाव, इस बार जिस प्रकार से जनता ने न्याय न दिखाया है, अगली बार भी चुनाव में उन्हें जनता के बीच में ही जाकर वोट मांगना है। बिल्कुल मीडिया की सुर्खियों में बने रहना आवश्यक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपने आप को प्रासंगिक भी बनाए रखना है, अभी वो विपक्ष में है। लेकिन अगर वो जन कल्याण का कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार की स्थिति लोकसभा चुनाव में हुई है उसमें शून्य पर आकर अटक गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मंथन करने की जरूरत है। अभी तक इनके बूथ के अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है। इनके अभी इंदौर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष और बहुत सारे ऐसे रिक्त हैं, उस पर इन्हें कार्य करना चाहिए, ना कि इस प्रकार के तमाचे, इस प्रकार की हास्यास्पद बिल्कुल चीजें। प्रोपोगंडा करने से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और प्रोपोगंडा करके जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वास्तविक रूप से सदन में बैठकर सदन में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने से ही ये मुद्दे हल होंगे और सरकार के सामने बात आ पाएगी। हम चर्चा कर रहे थे सदन में जिस तरीके का आचरण विपक्ष का है वह क्या उचित है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से सूर्यवंशी जी जुड़े, कुछ तकनीकी कारणों से वो हमारे साथ शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।